हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 काव्य 9 बाढ़ की संभावनाएं, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 और निधन सन 1975 में हुआ है। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि इनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना इनकी कृति का प्राण तत्व है। गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गजलकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने गजल का परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया। साये में धूप इनका प्रसिद्ध गजल संग्रह, एक कंठ विषाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक पुरुष इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रस्तुत गजल मुसलसल एक ही भावबोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शहर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य है, पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थिति की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। दोस्तों, पहले हम गज़ल लेते हैं, उसका पठन करेंगे, उसके बाद उसकी समझौते और उसके प्रश्न की चर्चा, और वही प्रश्न आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने का है। तो पहले गज़ल लेते हैं, उसका पठन। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन, आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। अब तड़प सी गज़ल कोई सुनाए, अब तड़प सी कोई गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँगे हुए हैं, अनमने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हुए हैं। दोस्तों, ये थी गज़ल बाढ़ की संभावनाएं, जिसका पठन आपने अभी अभी सुना। अब इस गज़ल का सरल अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली पंक्ति लेते हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, उससे भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे ही लोगों के घर बने हैं। फिर भी वो लोग अपने घरों में निश्चित होकर रहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से डरकर कोई अपना घर बार छोड़कर क्यों चला जाए। दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। कवि कहते हैं कि चीड़ के वृक्षों के तने बहुत नाजुक होते हैं, इतने कि तेज हवा चलने पर भी उनके टूटकर गिर जाने का अंदेशा होता है। इसलिए चीड़वनों में आंधियों की बात ही नहीं की जा सकती। आंधियाँ चलने पर तो चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। अब इसकी तीसरी पंक्ति लेते हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है, पर वो इतने पस्त नहीं हैं
जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं, हुए आईने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यहाँ लोगों में अभी भी कुछ कर गुजरने की शक्ति शेष है। चौथी पंक्ति देखते हैं, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। कवि कहते हैं कि अभी तो कष्ट के दिन गुजार रहे, अब तो कष्ट से गुजरने के दिन हैं, उनके पैर अभी कीचड़ में सने हुए। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी के सुखद आश्वासन अथवा वैभव का दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर दाग लग जाएगा। पांचवी पंक्ति, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। कवि कहते हैं कि सभा में हमारी स्थिति किसी असहाय व्यक्ति जैसी है, तुम जैसा भी चाहो हमारा उपयोग करो। हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं रह गई, हम आदमी न रहकर किसी के झुनझुने की तरह हो गए हैं। और अंतिम पंक्ति में, अब तरत सी गजल कोई सुनाए, हम सफ़र उंगे हुए अनमने से। कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग अधनिर्दा में होते हैं और उन पर उदासी छाई हुई है। अब उन्हें कोई फड़फड़ती हुई गज़ल सुनाए, उन्हें जागृत करे, तो ही उनमें जोश का संचार होगा। अब इसके प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। कुछ बड़े प्रश्न हैं, वो ले लेते हैं। परीक्षा के अंदर इनका महत्व होता है। बोर्ड की एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि ये सभी के सभी प्रश्न और व्याकरण अपनी नोटबुक के अंदर लिखकर तैयार करके रखिएगा। कभी भी हम इस नोटबुक को हमारे जहाँ मंगवा कर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सविस्तार प्रश्न, 4-5 वाक्य में लिखिए। कवि सोए हुए साथी को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहता है? उत्तर, कवि साथ चलने वाले लोग अर्ध निंद्रा की स्थिति में, उनमें उदासी छाई हुई है, उनमें जीने का उत्साह नहीं रह गया। वे अपने खिलाफ हो रही किसी चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। कवि उनमें नवीन चेतना और जागृति लाना चाहता है, वो उन्हें जीवंत बनाना चाहता है, इसलिए उन्हें तड़पती हुई गजल सुनाना चाहता है, उनमें चेतना उत्पन्न करना चाहता है। प्रश्न 2, चेहरों को आईनों के समान टूटा हुआ क्यों नहीं बताया गया? उत्तर, आईने टूट जाते हैं, फिर उनका कोई मूल्य नहीं रहता, वे बेकार हो जाते हैं। कवि कहता है कि लोगों के चेहरे भी आईने की तरह टूटे हुए हैं, वे उदास और मायूस हैं, उन्हें अपना जीवन भी व्यर्थ लगता है। परंतु वे आईने नहीं हैं, वो मनुष्य है। परिस्थिति उन्होंने भले तोड़ दिया, पर अब भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें अवसर मिले तो उनका मन की टूटन दूर हो सकती है और उनके अरमानों की फसल लहला सकती है। प्रश्न 3, बाढ़ की संभावना गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस गजल के माध्यम से कवि ने बताया कि देश की जनता में उदासी का माहौल है, ज़रूरतमंदों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती, लोगों में जन विरोधी नीति और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं है, जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा है उन्हें उसका मौका नहीं दिया जाता। लोगों को वैभव के अपने सपने दिखलाए जाते हैं, गरीबों को खिलौना समझकर उनका मनमाना उपयोग किया जाता है। इस प्रकार गजल में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का सच मुखरित हुआ है। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि को इसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे बने? उत्तर, नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है, वो अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु आदि सबको बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो जाएंगे। 2, चीड़वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा? उत्तर, चीड़ के पैरों के तने बहुत नाजुक होते हैं,
वे तेज हवा के झोंकों से भी टूटकर गिर सकते हैं। यदि चीड़ वन में आंधी आएगी तो वन में चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। प्रश्न 3, आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी व्यक्ति की राय को महत्व या उसे अपनी बात को कहने का मौका न देना, उस पर अपना निर्णय थोपना और उसका अपने ढंग से उपयोग करना आदमी को झुनझुना बना देता है। आदमी को झुनझुना कहने का यही तात्पर्य है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, घर कहाँ बना है? उत्तर, घर नदियों के किनारे बना है। प्रश्न 2, दरख्त के तने कैसे हैं? उत्तर, दरख्त के तने बहुत नाजुक है। 3, कवि ने झुनझुना किसे कहा है? कवि ने सभा में आए उन लोगों को झुनझुना कहा है जिनको अपनी बात करने का मौका नहीं दिया जाता और उन पर अपना निर्णय थोपकर मनचाहा उपयोग लिया जाता है। 4, कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? उत्तर, कवि के पांव इस समय कीचड़ में सने इसलिए वो कालीन देखना नहीं चाहते। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, कौन सी संभावनाएं सामने हैं? 1, आंधी की, बी, बाढ़ की, सी, कीचड़ की, डी, पानी की। उत्तर आएगा बाढ़ की। 2, कवि ने किस वन का जिक्र किया है? सुंदरवन का, मधुवन का, तपोवन का, चीड़वन का। जवाब आएगा डी, चीड़वन का। 3, हम सफ़र क्या कर रहे हैं? ऊँगे हुए हैं, गज़ल सुना रहे हैं, तड़प रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। उत्तर आएगा ए, ऊँगे हुए। और इसके अंदर अंतिम में आपको जो व्याकरण दिया जाता है वो व्याकरण को भी आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखकर तैयार रखिएगा। खुदा हाफिज़।